नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द ईटा शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात होगी एक दिन में दो यात्राओं की, एक प्रधानमंत्री की तो दूसरी राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री अपने मित्र देश पहुंचे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ और हिंसा पीड़ित में शिविर में मुलाकात की। दोनों राजनेताओं की इस यात्रा के क्या मायने निकलते हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल ने असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन पूरे देश में बारिश क्या कोहराम मचा रही है, आपको हम वो भी बताएंगे और अलग अलग राज्यों की तस्वीर भी दिखाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार और हिमाचल तक की। अगली खबर में कंफ्यूजन दिखाएंगे, सुनाएंगे कि कैसे एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है। बात मध्य प्रदेश के मंत्री रामनिवास रावत की करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक गलती विपक्ष को कितना बोलने का मौका देने का काम करती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की होगी। आपको एक चौंकाने वाला मामला बताएंगे कि महिलाएं पीएम आवास की राशि का किस तरह से गलत उपयोग कर रही हैं। जो राशि घर बनाने के लिए मिली थी, उसी से अपना घर बिखेर रही हैं। और आखिर में बात होगी साइबर ठगों की। जानकर हैरानी होगी कि साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो आपको आपके घर में ही बंदी बनाने की हिम्मत रखते हैं, वो भी कुछ घंटे नहीं बल्कि 3-3 दिन तक, और डिजिटली पैसा ऐड कर गायब हो जाते हैं। तो चलिए इन खबरों के साथ ही शुरू करते हैं द एडिटर शो। क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, तो शुरुआत इसी खबर से करेंगे। आपको बताना जरूरी है कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पर हुई सुनवाई का नतीजा क्या निकला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त रुख अपनाया और ये स्वीकार किया कि नीट परीक्षा का पेपर लीक तो हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है और पेपर लीक कितना व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए से कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं और सीबीआई से जांच का अपडेट भी पूछा है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले में से जुड़ी 30 से ज़्यादा याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर निकले हैं, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। देश के दोनों बड़े नेताओं के दौरों की ये तारीख कोई संयोग है या फिर कोई रणनीति। हम आपको बताएंगे कि रूस का ये दौरा मोदी के लिए कितना जरूरी है। तो मणिपुर जाके राहुल ने पीड़ितों के बीच जाकर क्या पाया। मोदी के रूस और राहुल के मणिपुर दौरे की विस्तार से पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने रूस यात्रा के लिए आज का दिन चुना। ठीक ऐसे ही राहुल गांधी ने भारत के सबसे संवेदनशील इलाके की यात्रा के लिए भी आज ही का दिन चुना। पीएम ने हवाई यात्रा की, वो रूस पहुंचे और राहुल की गाड़ी मणिपुर पर रुक गई। दोनों तस्वीरों के अपने अलग अलग मायने हैं। दोनों राजनेता अपने अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए दौरे पर निकले, लेकिन इस यात्रा ने सत्ताधारियों के साथ विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। यही कहना है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में। 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। देखिए, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। दरअसल तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी। पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में अहम है।
एक तरफ चीन से रूस की बढ़ती नजदीकियां, तो दूसरी तरफ रूस विरोधी माने जाने वाले गुट नाटो की बैठक के वक्त पीएम मोदी का रूस दौरा हो रहा है। रूस हमारा सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय भागीदार देश है। कई संकट के समय साथ निभाता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि भारत और रूस एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब 65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। भारत ने रूस को 4 अरब डॉलर का निर्यात किया है और रूस से 60 अरब डॉलर का आयात किया है। रूस भारत का बड़ा हथियार सप्लायर भी रहा है, यानी भारत रूस से जितना सामान ले रहा है उतना रूस को भेजता नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री साल 2019 में रूस गए थे। मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान में SCO समिट के दौरान हुई थी। संयोग ही कहें कि आज ही के दिन राहुल गांधी ने भी भारत के संवेदनशील इलाके को चुना और यहां मणिपुर के लोगों से मिलने पहुंच गए। पहले असम पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मिले। इस बीच उनके मणिपुर पहुंचने से पहले एक बार फायरिंग की खबरें भी सामने आई, लेकिन राहुल के कदम रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए। देर शाम गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मिले, राज्य में जारी हिंसा को लेकर चर्चा की। मणिपुर के चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मिले। विपक्षी नेता बनने के बाद राहुल ने 7 दिनों में 3 राज्यों को कवर किया है। वो 6 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे। राजकोट गेम जोन में हुए हादसे और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों से मिले थे। 5 जुलाई को यूपी के हाथरस पहुंचे थे। सत्संग में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले परिवार से राहुल लिपट कर रोए थे। 4 जुलाई को उन्होंने दिल्ली स्थित मजदूरों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री का मिशन है, वो देश से लेकर विदेश तक अपनी छवि और देश की छवि को संवारने में लगे हैं। वहीं राहुल गांधी हैं, जो हाल ही में मिली नई जिम्मेदारी को उठाकर अब देश के कस्बे जिलों में पहुंचकर अपनी छवि बदलने की जुगत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे रूस और यूक्रेन के बाद मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। युद्ध के बाद उनकी पहली रूस की यात्रा है। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 41 साल की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। उधर राहुल गांधी को पहले उनके विरोधी पार्ट टाइम नेता मानते थे, मगर संसद सत्र के बाद राहुल की ये लगातार यात्राएं उनकी छवि एक सक्रिय और गंभीर नेता की बना रही हैं। देश में इन दिनों बारिश का जोर है। देश के तकरीबन सभी हिस्सों में बारिश आ गई है और ये बारिश आई है तो भारी आफत भी लाई है। असम से लेकर बिहार तक बारिश से बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं, मगर देश का एक इलाका ऐसा भी है जहां किसानों के चेहरे बारिश की बेरुखी से उतरे हुए हैं। ये इलाका है छत्तीसगढ़ का, जहां किसान बारिश नहीं आने से टकटकी लगाए आसमान निहारते रहते हैं। पूरे देश में बारिश का क्या है सूरत हाल, देखिए हमारी इस खास खबर में। राहत नहीं, ये आफत की बारिश है। मॉनसून लाया मौतों का पैगाम। बारिश तो आई, लेकिन अपने साथ कहर लेकर आई। असम की बारिश ने 29 जिलों में भारी तबाही मचाई। 24 लाख लोग प्रभावित हुए और 78 मौतें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक असम पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मिले। हर संभव मदद दिलाने का वादा किया। असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में 131 जानवरों की भी मौत हुई है। मुंबई में बारिश ने शुरुआत में ही अपना रंग दिखा दिया और मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को ठप कर दिया। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा है, जिसके कारण ट्रेनें रोक दी गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पाटिल और एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी को ट्रेन से उतरकर पैदल चलना पड़ा। यातायात तो प्रभावित ही हुआ, साथ ही साथ कम विजिबिलिटी के कारण 50 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की बिजली की चपेट में आने से मौत हुई। जुलाई से अब तक बिजली की चपेट में आने से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कल देखा गया तो वैसे
मानसून के बीच में भी जैसे कुछ दिन ब्रेक कंडीशन आया और सुबह बारिश नहीं हुआ, तो वो सब कंडीशन में कन्वेक्टिव क्लाउड्स का फॉर्मेशन आजकल मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स और थंडरस्टॉर्म की वजह से अभी भी हमें ये लास्ट कुछ दिनों में देखा गया तो भी मध्य प्रदेश के कुछ कुछ जगहों पे थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही है, उसमें से लोगों का मौत भी हो रही है। बिहार और नेपाल में हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में पानी भरने लगा है। इस कारण बाढ़ जैसी स्थिति है। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह हिमाचल प्रदेश के लिंडूर गांव में दरारें देखी गई हैं। 10,800 फीट की ऊंचाई पर बसा लाहौल स्पीति दूसरा जोशीमठ बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। इस वजह से 14 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में हल्की बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में जितना गर्मी ने सताया, उतना बारिश भी सता रही है। कम बारिश का असर फसलों पर पड़ रहा है। खरीफ की फसलों की बोनी नहीं हो पा रही है। अब तक प्रदेश में 30 से 40% ही रुपाई हो सकी है। तो धान बोनी कर रहे हैं। क्या बोनी बोलते हैं? धान वो खरलू बुना। अच्छा, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? पानी थोड़ा कम है सर, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, पानी कम गिरा है। तो फसल का क्या अनुमान लगे, कैसा रहेगा इस बार पानी? फसल का तो थोड़ा पानी गिरने से अच्छा रहेगा सर। पानी नहीं होने से थोड़ा फसल कम जाएगा। अच्छा, पानी पर्याप्त गिरे रहने से कौन सा बोनी करते हैं? वो धान करते हैं ना सर। सीधा धान को बोलते हैं? धान ही करते हैं। खरीफ की फसलों के लिए किसान बारिश पर निर्भर रहता है और फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। जून बीत चुका है। जुलाई में भी बारिश अब तक किसानों को खुश नहीं कर सकी है। ये समस्या है ना, किस साल पानी गिरता है नहीं गिरता है। इस बार बारिश नहीं हुआ। अगर ये बोर नहीं होता तो? बोर नहीं होता तो कहाँ ये पानी भरता खेत में। इंतजार करते रहते हैं। अभी क्या करोगे इसमें पानी भरे? उसमें पानी भरे हैं, मतलब पहला ये करके रोपाई कर लूँगा। अच्छा। प्रदेश के 178 से ज्यादा तहसीलों में औसत की तुलना में कम बारिश हुई है। 35 से ज्यादा तहसीलों में 50% से कम बारिश हुई है, जिससे किसान चिंतित नजर आता है। भी कंपेयर किया तो जुलाई फर्स्ट वीक तक सिचुएशन सेम ही ये है, लेकिन मानसून इस साल थोड़ा जल्दी ऑनसेट हो गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रोपेगेट नहीं हुआ। उसके बाद पिकअप भी हुआ। जून एंडिंग में आपको थोड़ा मानसून जो है पिकअप हुआ था। एंड अभी भी डेफिसिट का ये सही है, अभी भी 28% लगभग डेफिशिएंसी में चल रहा है। थोड़ा कम बारिश हो रहा है, लेकिन अब तक मानसून थोड़ा एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगा। लगभग अभी देखा है तो मानसून वीक फेज में तो नहीं है, फेयरली वाइड स्प्रेड जो है वो होते ही जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों की माने तो यहाँ मौसम की बेरुखी साफ दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और उधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से जारी तेज बारिश के चलते केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे समेत 100 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे बारिश के दिन तो अभी शुरू हुए हैं और जनता बारिश की मार से बहुत परेशान होने लगी है। उधर बारिश भी अजीब है, नहीं आती तो परेशानी आती है और आती है तो भी परेशानी लाती है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज सुबह बड़ी आनंद फानन में हुआ और इसकी छाया शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखी। नवनिर्वाचित मंत्री रामनिवास रावत ने आधे घंटे में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार में वो राज्य मंत्री बने तो दूसरी बार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। क्यों हुई ये गफलत और क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। समय 9:03। कांग्रेस के बागी विधायक रामनिवास रावत ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनसे गलती से मिस्टेक हो गई। क्या, आप खुद सुनिए। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ नंबर 1 सुना आपने। रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ले ली। फिर क्या था? असमंजस खड़ा हो गया कि रावत राज्य मंत्री बने हैं या कैबिनेट मंत्री, और फिर गलती को सुधारा गया।
एक बार फिर महफिल बैठी, इस बार बंद कमरे में। ठीक 15 मिनट बाद यानी 9:18 पर उन्होंने एक बार फिर शपथ ली और इस बार कैबिनेट मंत्री की शपथ नंबर 2। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। रामनिवास रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी। उन्हें जो पत्र दिया गया था उसमें राज्य का मंत्री लिखा था, लेकिन वे गलती से इसे राज्य मंत्री पढ़ बैठे। इस वजह से उनकी शपथ राज्य मंत्री के तौर पर दर्ज हो गई। लेकिन तब तक विपक्ष को मौका मिल गया और बयानबाजी शुरू हो गई। रामनिवास रावत अपने बागी अंदाज और आज 2 बार शपथ लेने पर सुर्खियों में तो थे ही, लेकिन उनकी एक गलती से विपक्ष उन पर एक बार फिर टूटा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट कर बीजेपी को जमकर घेरा, साथ ही बीजेपी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाया, जिसका हमने विधानसभा में डिस्क्वालिफिकेशन का ऑलरेडी अपील की हुई थी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने की हुई थी, उसी विधायक को न डिस्क्वालीफाई किया फिर भी मंत्री बना दिया। मतलब लोकतंत्र को बार बार धक्का दिखाना, उसका बलात्कार करना, उसके साथ अन्याय करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई। दरअसल जिस वक्त रामनिवास रावत ने बीजेपी के मंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने अपने पुराने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में कांग्रेस रावत को अपना मंत्री बताने लगी। इधर बीजेपी ने जीतू पटवारी को सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर निकलने की नसीहत दे डाली। जीतू पटवारी को इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि यदि कोई भी काम हुआ, रामनिवास रावत मंत्री बने तो संविधान के नियमों का पालन हुआ, संवैधानिक परंपराओं का पालन हुआ, संविधान के वास्तविकता को उनको जानना चाहिए। ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। कभी महामहिम राज्यपाल जी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, कभी विधानसभा के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। जो भी प्रक्रिया का पालन किया होगा उसके बाद ये मंत्री बने होंगे। और जीतू पटवारी को इतना जानकारी होना चाहिए कि रामनिवास रावत को लिख रहे कांग्रेस के विधायक है, अरे वो भाजपा में मंत्री बन चुके हैं। मंत्री रामनिवास रावत को दल बदल किए 2 महीने का समय हो चुका था, लेकिन उन्होंने बिना इस्तीफा दिए बीजेपी में मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि देर शाम उन्होंने कांग्रेसियों को जवाब दिया और अपना इस्तीफा विधानसभा सचिवालय को भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मुरैना की फंसी हुई सीट को निकालने के लिए ही कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल करा लिया था। तब उनसे मंत्री बनाने का जो वायदा किया था उसे आज पूरा तो किया, मगर इससे बीजेपी के अनेक वरिष्ठ विधायकों में नाराजगी बढ़ गई है। विस्तार की खबर आने के बाद से कल रात कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भोपाल दौड़ लगाई, मगर उनको निराशा ही हाथ लगी। चाहे गोपाल भार्गव हो, रीति पाठक और भूपेंद्र सिंह, सभी ने मंत्रिमंडल में जगह पाने की कोशिश की, मगर उनको आलाकमान ने भरोसा दिलाया कि मंत्रिमंडल में अभी 3 पद खाली हैं और बाद में इन सब के नामों पर आगे विचार किया जाएगा। यूपी के महाराजगंज में कुछ अजीब से मामले सामने आए हैं, जिनको देखकर शासन प्रशासन हैरान है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाते में क्या आया, पत्नियां अपने पति को छोड़कर घर से निकल गईं और प्रेमियों के संग भाग गईं। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 11 मामले सामने आए हैं। उधर पति परेशान हैं कि पत्नियों को तलाशें या फिर पैसों की रिकवरी के लिए नोटिस का जवाब देकर प्रशासन से जान छुड़ाएं। देखिए ये अजब गजब मामले की रिपोर्ट। पीएम आवास की किश्त जारी, प्रेमी संग पत्नी भागी। जिन पैसों को घर बनाने के लिए दिया गया था, उसी पैसे ने 11 गृहस्थियों को उजाड़ दिया। सोचिए, आपकी पत्नी अगर सरकारी रकम लेकर फरार हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पीएम आवास की किश्त का गलत इस्तेमाल किया गया। आवास योजना की पहली किश्त जारी होते ही 11 महिलाएं अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमियों संग चली गयीं। ये मामला यूपी में महाराजगंज के निचलौला ब्लॉक का है। 108 गांव में वित्त वर्ष 2023-24 में 2350 लाभार्थियों का चयन हुआ।
इन लाभार्थियों में कुछ महिलाएं भी हैं। पीएम आवास योजना की पहली किश्त 40,000 रुपए पहुंची और फौरन महिलाओं के हौसले बुलंद हुए और 11 महिलाएं अपने पति को ही छोड़कर चली गयीं। इस हैरान करने वाले मामले का खुलासा कैसे हुआ वो भी जान लीजिए। 11 महिलाओं के पति पहुंचे थाने, दूसरी किश्त पर रोक लगाने की मांग की, किश्त दूसरे खाते में डालने की गुहार लगाई, तब जाकर मामले का सच सामने आया। अब इन पतियों के सामने 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या ये कि अगर निर्माण शुरू नहीं करते तो जिला नगरीय विकास अभिकरण नोटिस भेज देगा। दूसरी समस्या ये कि विभाग रिकवरी करने भी आ सकता है और तीसरी समस्या ये कि अपनी पत्नियों को खोजना भी एक बड़ी चुनौती है। नियमों की माने तो कोई भी लाभार्थी आवास योजना के तहत मिले पैसों का गलत इस्तेमाल करता है तो शासन के पास पैसों को वसूलने का अधिकार है। अब देखना होगा कि इस मामले से शासन प्रशासन कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर साइबर के ठग नए तरीके से ठगी करने के हथकंडे भी अपना रहे हैं। एक नई खुरापात उन्होंने शुरू की है जिसे साइबर अरेस्ट कहते हैं। 2-3 दिन तक वो फरियादी को डरा धमका कर घर में ही अपनी निगरानी में रखते हैं और उसके अकाउंट से पैसा पार करने के बाद ही छोड़ते हैं। इंदौर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और हैरानी की बात यह है कि इनका शिकार पढ़े लिखा प्रबुद्ध वर्ग के लोग बन रहे हैं। देखिए कैसे किया जाता है साइबर अरेस्ट और इससे कैसे बचना चाहिए, ये भी विस्तार से इस खबर में देखिए। सवाल बड़ा है कि आखिर इंदौर शहर को हुआ क्या है। इस शहर से लगातार हाउस अरेस्ट कर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन फिर भी लोग साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं। अब साइबर ठगों ने कंपनी सेक्रेटरी को अपने शिकंजे में लिया है। सीएस को हाउस अरेस्ट कर 7 लाख रुपए जालसाजों ने ठग लिए। सोचिए, कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी ना कर सकी और देखते ही देखते 7 लाख रुपए गायब हो गए। साइबर ठगों ने सीएस को कस्टम विभाग, पुलिस, सीबीआई, इंटरपोल, यहाँ तक कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का ऐसा खौफ दिखाया कि वो कुछ समझ नहीं सकी और जो कहा वो करती गई। उसके पास में एक दिन कुरियर कंपनी से कॉल आता है कि आपने कुरियर किया है जिसमें कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं, ड्रग्स, करेंसी, पासपोर्ट्स वगैरह, तो आपने ये सामान भेजा था तो हम आपको कस्टम डिपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं, वो बॉम्बे से आपसे बात करेंगे। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ये सब नहीं भेजा था, कस्टम डिपार्टमेंट का कहना था कि आपको मुंबई आना पड़ेगा अपना बयान दर्ज कराने के लिए। मेरी फ्रेंड ने मना भी किया कि मैं क्यों आऊँ, मैंने नहीं भेजा है ये सब सामान। बोले नहीं, आपको आना पड़ेगा और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको ऑनलाइन ही आपका बयान दर्ज कर लेंगे स्काइप के माध्यम से। कैसे बिछाया जाल ये भी जानिए। कॉल कर कहा कि आपके भेजे गए कुरियर में ड्रग्स मिला है। डिजिटल तरीके से 72 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। 6 से ज्यादा अकाउंट से 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। उन्हें स्काइप के जरिए वीडियो कॉल कर जोड़ा गया और 72 घंटे तक खाने पीने, सोने या बाथरूम जाने के लिए भी अनुमति लेने को कहा। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को डर दिखा करके किसी तरह से ट्रैप में करने का एक तरीका लोगों ने जो साइबर क्रिमिनल से उन्होंने लगाया है। इसमें अमूमन जो है वो इसी तरह का थ्रेट देने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई पार्सल है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है या कहीं पर कस्टम्स में पकड़ा गया है और उसमें तुरंत वो मुंबई या दिल्ली या किसी हेडक्वार्टर में आने के लिए लोगों को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। और बाद में ये रहता है कि उनको लगता है कि भाई आप तुरंत मुंबई नहीं आ सकते या दिल्ली नहीं आ सकते तो आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पे आ जाइए। और अमूमन अभी देखा गया है कि स्काइप टूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर जो वर्दीधारी कुछ लोग रहते हैं जो ठग रहते हैं, साइबर ठग हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने लैपटॉप बंद कर दिया या ऐसा कुछ भी करा तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये मामला पहला नहीं है। डिजिटल हाउस अरेस्ट के आए दिन चौंकाने वाले मामले मिल रहे हैं जिनमें लोग ऐसे फंसते हैं कि पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। केस नंबर 1, डॉक्टर दंपति को 55 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 8.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 2, एमजीएम कॉलेज के डॉक्टर को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 3, आईटी कंपनी के अधिकारी को 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 12.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 4, महिला बैंक अधिकारी को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 17 लाख रुपए ठगे। हमारा काम आपको सिर्फ खबर बताना नहीं है बल्कि सतर्क करना भी है। हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे साइबर अटैक और हाउस अरेस्ट से बचा जाए। देखिए, ये बेसिकली आपको पहले तो देखते हैं, आईवीआर से कॉल करते हैं आपको। आईवीआर जो होता है ऑडियो जनरेटेड एक बजती है, एक आवाज़ आती है और आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल किसी कंपनी का फ़ोन है ये। और आप जैसे इसको उठाते हैं वो कहेंगे आपको कि आपका
जो मोबाइल नंबर है वो बंद होने वाला है, या आपका ड्रग्स, आपका पार्सल आ रहा था उस पर ड्रग्स कहीं पर उसमें हमने पाए गए। ऐसे अलग अलग तमाम बहाने इन्होंने बना के रखे हुए हैं, उससे आपको डराने की धमकी देते हैं। अब वो कहते हैं अगर आपको बचना है इससे तो आपको एक कंप्लेन, आपका जो केस है, आपको मैं वहाँ पर उसका जो है नंबर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपका फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और वहाँ पर बात करें आप, उसके बाद आप इससे कुछ सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इस तरीके से नए नए बहानों से आपको ये डराते हैं। पुलिस का मानना है कि डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मामले सिर्फ इंदौर से ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों से सामने आ रहे हैं। ये कर रहा था एक स्टूडेंट, उसके साथ भी 3 लाख रुपए का, जो कि 24 घंटे डिजिटली अरेस्ट रहा था। उसके बाद फिर एक मामला सामने आया जिसमें कि एक जो महिला, जो युवती थी जो कि डेल कंपनी में बेंगलोर में काम करती थी, उसके साथ 12 लाख रुपए का हाउस अरेस्ट, डिजिटली हाउस अरेस्ट हुआ था, और जिसमें भी लगातार क्राइम ब्रांच काम कर रही है। उसमें 2 केसेज में FIR हो गई है। इसमें इसका वीडियो कॉल के से माध्यम से भी जानकारी मांगी जा रही है। अन्य जो टेक्निकल एविडेंस है जो उन पर भी काम किया है, जल्दी उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन अवेयर नहीं। इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स के आसान शिकार बन जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफ़ी नहीं, जागरूक भी होना पड़ेगा। साइबर क्रिमिनल्स एक वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल हाउस अरेस्ट कर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। साइबर क्रिमिनल्स की नज़र ऐसे लोगों पर अधिक है जो विदेश यात्रा करते हैं या जिनका कोई विदेश से संबंध है। ऐसे में रुपए गंवाने के बाद पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। हैरानी इस बात की है कि जब गलत नहीं किया तो फिर क्या डरना। कोई कितना भी बोले, डराए, धमकाए, मगर डरिए मत। सीधे पुलिस से शिकायत करिए। हर बड़े शहर में साइबर थाने हैं जो ऐसे मामलों में केस दर्ज कर मामले की तहकीकात करते हैं। हम फिर आपसे कहेंगे, डरिए मत किसी भी झूठे फ़ोन कॉल से। और अब बारी है चलते चलते की, जिसमें हम आपको कुछ रोचक दिखाते हैं। पहले आपसे एक सवाल, क्या आप इनको पहचानते हैं जो शिवलिंग से लिपटे हुए हैं? हम बता देते हैं कि ये लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव हैं। जब भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है तो जल शिवलिंग पर चढ़ता है। आप कहेंगे हाँ, लेकिन आप अब ये वीडियो देखिए। यहाँ रुद्राभिषेक तो हो रहा है, लेकिन पहले जल, दूध और अन्य चीज़ों से तेज प्रताप यादव पर चढ़ाई जा रही हैं और फिर भोलेनाथ पर। तेज प्रताप यादव बाहों में शिवलिंग पकड़े हुए हैं और साधु अलग अलग चीज़ों से दनादन रुद्राभिषेक किए जा रहा है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर तेज प्रताप को ऐसा क्या हुआ जो खुद अपना रुद्राभिषेक करने की बजाय इस तरह भोलेनाथ से लिपट गए। सोचिए, अभी ये हाल है तो 22 जुलाई को जब सावन सोमवार शुरू होंगे तब तेज प्रताप भैया क्या करेंगे। खैर, तेज प्रताप सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं, कभी अपने बयानों से तो कभी ऐसी ऊल जलूल हरकतों से। तो चलिए, आज द राइटर शो में फिलहाल इतना ही।